हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो कि CNT एक्ट का चौथा वीडियो था उसमें आप लोगों को बताया था कि जो मेरा अगले आने वाला जो वीडियो होगा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है और वो धारा 46 जो कि अध्याय 8 में पड़ता है उसको समझना है। ठीक है, तो आइए बिना कोई लेट किए हुए, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं अध्याय 8 का, जिसमें क्योंकि ये कुछ लंबा भी है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये निश्चिंत मानिए कि JPSC के एग्ज़ाम में इस धारा से, इस अध्याय से एक क्वेश्चन रहेगा। इसीलिए एकदम इसको समझना है, हर चीज़ को, हर पॉइंट को। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। CNT एक्ट 1908 का अध्याय 8 में जिसका विस्तार धारा 44 से धारा 51 तक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ जोतों एवं भूधृतियों के पट्टे एवं हस्तांतरण के संबंध में कि पट्टा कैसे दिया जाएगा और उस यदि ज़मीन का हस्तांतरण होना है तो हस्तांतरण कैसे होगा। ठीक है, आइए देखते हैं धारा 44 में क्या लिखा हुआ है। धारा 44 ये कहता है कि भूस्वामी और रैयत के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। यदि ज़मीन जो है वो पट्टे पर लिया जा रहा है तो पट्टे का एक एग्रीमेंट होगा। किसके किसके बीच? तो भूस्वामी के बीच और ये रैयत के बीच में, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, जिसमें एग्रीमेंट के लिए सारी चीज़ें, चाहे वो ज़मीन से जुड़े हुए लगान का हो, चाहे ज़मीन से उत्पादन किए गए जितना भी फसल होगा उसमें कितना हिस्सा होगा, वो सारी चीज़ों का उल्लेख होना चाहिए। कितने समय तक के लिए वो ज़मीन उसको पट्टे पर दी जा रही है, सारी चीज़ें, यानी कि ज़मीन से जुड़ा हुआ, पट्टे से जुड़ा हुआ सारी चीज़ों का उल्लेख उस एग्रीमेंट में होना चाहिए। ठीक है, धारा 44 में ये लिखा हुआ। धारा 45 कहता है कि जो पट्टा हुआ भूस्वामी और जो एग्रीमेंट हुआ भूस्वामी और रैयत के बीच में, उस एग्रीमेंट का एक कॉपी, एक प्रति रैयत को मिलना चाहिए। ठीक है, उसका ये हक है कि वो उसका एक कॉपी प्राप्त करे। ठीक है, अब यहाँ ये चीज़ आया क्यों, ये समझिए। क्योंकि उस समय CNT आने के पूर्व क्या था कि एग्रीमेंट जो होता था, एग्रीमेंट का कॉपी किसके पास रहता था? तो भूस्वामी के पास, और भूस्वामी उसमें कभी भी किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ कर सकता था और इससे क्या होता था कि रैयत का ज़मीन को कभी भी वो ले सकता था और रैयत को बेदखल कर सकता था। ठीक है, अब इस चीज़ से आदिवासियों को, यहाँ के लोगों को बचाने के लिए इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि जो एग्रीमेंट का जो कॉपी होगा वो सिर्फ उसी के पास, भूस्वामी के पास ही नहीं रहेगा, बल्कि इस काश्तकार के यानी कि रैयत के पास भी एक कॉपी रहेगा। तो यदि छेड़छाड़ करता है तो वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, अब आगे धारा 44 और धारा 45 आपको बताया। अब आइए धारा 46। धारा 46 में हस्तांतरण से संबंधित है। जैसे आपको इस अध्याय में आपको बताया कि अध्याय में क्या है, पट्टे और अंतरण से संबंधित। तो यहाँ अंतरण से संबंधित धारा 46 है। 44 और 45 किससे है? जोत का पट्टा से संबंधित, कि एग्रीमेंट कैसे होगा। पट्टा मतलब होता है एक सीमित समय के लिए जमीन को लेना। ठीक है, अब यहाँ है कि अंतरण कैसे होगा। तो धारा 46 में कहता है, क्या कहता है कि रैयत द्वारा अपनी जोत के पूर्णतः या अंशतः कि किसी भाग पर अधिकार का 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए तथा विक्रय, दान तथा किसी अन्य संविदा द्वारा अंतरण नहीं किया जा सकता। यहाँ ये कहता है कि यदि रैयत यदि चाहे तो अपने अधिकार के जोत का या तो पूर्णतः या उसका कोई भाग को अंतरण कर सकता है, दान दे सकता है, उसको विक्रय कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ होगा कब, कि कितने समय के लिए? सिर्फ 5 वर्ष के लिए होगा। 5 वर्ष से ज़्यादा समय के लिए नहीं होगा। 5 वर्ष यदि बीत जाता है तब क्या होगा? 5 वर्ष जैसे ही बीतेगा तो जो ज़मीन लिया था
उससे वो ज़मीन वापस किसके आ जाएगा, जिसके पास जो बेचा था, ठीक है, उसके पास वापस आ जाएगा। अब इसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है जमीन का भुगत बंद के संबंध में, ठीक है। यदि जमीन को वो भुगत बंद रखता है, यानी कि रेहन रखता है, जमीन को वो रेहन रखता है, तो रेहन वो कितने समय तक के लिए रखेगा, तो रेहन वो 7 साल के लिए रखेगा, ठीक है, 7 साल के लिए रखेगा, या 7 साल से कम किसी भी समय के लिए रखेगा, 7 साल से ऊपर नहीं, 7 साल के लिए रखेगा, ठीक है। अब कहता है कि यदि 7 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तो 7 साल से यदि ज़्यादा होता है तो सपोज दैट ए जो है वो बी को जमीन रेहन रखा, ठीक है, ए ने बी के लिए, अब 7 साल यहाँ हो गया, 7 साल खत्म हो गया, 7 साल खत्म हो गया, तो क्या होगा, बी जो है 7 साल जैसे ही खत्म होगा, बी से ये ज़मीन वापस ए के पास पहुँच जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात कि क्या मतलब 7 साल बॉन्डेज खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, तो जिसने रेहन रखा, जिसने बदले में पैसा लिया, उसके पास वो वापस ज़मीन आ जाएगा, चाहे उसने लोन दिया हो या ना दिया हो, ठीक है। अब आगे इसी का एक अपवाद लिखा हुआ है। अपवाद क्या लिखता है कि वो 15 साल तक के लिए भी अपना भुगत बंधक रख सकता है अपनी ज़मीन का, लेकिन वो किसको रखेगा, यहाँ कहता है कि वो अपनी ज़मीन का भुगत बंधक 15 साल के लिए भी रख सकता है, बशर्ते जिसके पास वो रख रहा है वो बिहार उड़ीसा अधिनियम आया था, जिसके अंतर्गत बैंक या कोई ऐसा सहकारी समिति जिसमें 51% हिस्सेदारी राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, ठीक है, वैसे सहकारी समितियों या बैंक में वो 15 साल के लिए अपनी ज़मीन को गिरवी रख सकता है, रेहन रख सकता है, ठीक है, 15 साल के लिए। यहाँ ध्यान में रखेंगे कौन लेगा, ऐसी सहकारी समिति या ऐसा कोई बैंक जिसमें राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का 51% हिस्सेदारी हो। यदि 51% से कम हिस्सेदारी होगा तो वो नहीं लेगा, ठीक है। एक एक चीज़ को समझिए, कौन लेगा 15 साल के लिए, जो एक जिसमें जो समिति या जो बैंक झारखंड सरकार या केंद्र सरकार का हिस्सेदारी 51% से अधिक हो या 51% कम से कम हो, तो वहाँ वो 15 साल के लिए रख सकता है। अब इससे आगे यहाँ यही लिखा हुआ था कि कोई रैयत अपनी जोत के अंशतः या पूर्णतः किसी भाग को 7 वर्ष से कम की किसी भी अवधि के लिए भुगतान बंद कर सकता है, यह बताएं आपको। अब आगे कहता है, जो आपको बताया कि 15 साल के बाद आगे कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन को अंतरण करेगा तो कैसे करेगा, ठीक है, कैसे करेगा, तो इसको समझिए, इसके बारे में क्या लिखता है। इसके बारे में लिखता है कि यदि अंतरण कर रहा है ए जो है वो अंतरण कर रहा है बी को, ठीक है, ए जो है वो अपनी ज़मीन को बी को दे रहा है, चाहे बेच रहा है चाहे उसको दान में दे रहा है, तो ये यदि एसटी है, ठीक है, तो बी को भी एसटी ही होना होगा, ठीक है। यानी कि एसटी अपना ज़मीन एसटी को ही दान दे सकता है या बेच सकता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ में एक और किया हुआ, एक ही थाना क्षेत्र में होना चाहिए, ठीक है। यदि एसटी अपना ज़मीन को बेच रहा है तो सीएनटी एक्ट कहता है, धारा 46 कहता है कि ए जो है वो एसटी होना चाहिए, जो बेच रहा है वो भी एसटी होना चाहिए, और जो खरीद रहा है वो भी एसटी होना चाहिए। साथ में उसी थाना क्षेत्र का होना चाहिए जिस थाना क्षेत्र का बिक्री करने, जिस थाना क्षेत्र में जो ज़मीन बेच रहा है वो रह रहा हो और जो खरीद रहा है वो रह रहा हो, दोनों एक ही थाना क्षेत्र का होना चाहिए। अब आगे कहता है कि यदि ए जो है वो क्या है, एससी है, ठीक है, तो बी भी होना चाहिए एससी, ठीक है, ये भी एससी ही होना चाहिए, या यदि ये ओबीसी है तो ओबीसी होना चाहिए, ठीक है, ओबीसी होना चाहिए। अब इसके बदले में कहता है कि वहाँ तो थाना क्षेत्र था, यहाँ कहता है ये जिला क्षेत्र होना चाहिए, एक ही जिला का होना चाहिए, ठीक है।
यहाँ समझिए बात को कि एसटी जो है वो एसटी को ज़मीन बेचेगा, लेकिन एक ही थाना क्षेत्र का होना चाहिए। यदि ओबीसी और एससी है तो एक ही जिला क्षेत्र में होना चाहिए, तभी वो ज़मीन खरीद सकता है, तभी वो ज़मीन बेच सकता है। अन्यथा यदि इससे अलग कुछ हुआ तो ज़मीन का बिक्री या हस्तांतरण अवैध हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे समझते हैं क्या लिखा हुआ है। धारा 46 में अभी तक हम लोगों ने जो समझा वो समझा कि एससी और एसटी या ओबीसी के ज़मीन का अंतरण यदि किया जाता है तो उसमें कौन कौन सी शर्तें हैं। ठीक है, अब यहाँ आगे सवाल उठता है कि यदि अंतरण हो जाए, ठीक है, अंतरण हो जाए और तब पता चले कि यहाँ ऐसा गलती हुआ है, किसी चीज़ का उल्लंघन किया गया, तब क्या होगा। क्या कहता है पहले कहता है कि वहाँ एससी एसटी और ओबीसी हो गया था, उससे आगे कहता है कि यदि जनरल अपनी ज़मीन को, जनरल कैटेगरी का यदि कोई ज़मीन अपना बेचना चाहता है तो वो आज़ाद है, किसी भी आदमी को बेच सकता है। वो जिला से बाहर का हो सकता है, थाना क्षेत्र से बाहर का हो सकता है, किसी से भी समय के लिए हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी बंदिश नहीं है। आगे कहता है कि किसी जोत या भाग में वाद हो जाए, यानी विवाद हो जाए, तब क्या होगा। तो इसमें कहता है कि यदि कोई भी ऐसा विवाद हो जाए जमीन के अंतरण से संबंधित जिसमें एक पक्ष एसटी हो और दूसरा पक्ष एसटी नहीं हो, ठीक है, यानी कि यदि एक पक्ष एसटी होता है और दूसरा पक्ष एसटी के अतिरिक्त अदर कोई कास्ट होता है, अदर कोई कैटेगरी का होता है, तो एक पक्षकार उपायुक्त स्वयं हो जाएगा। यानी कि पैरवी फिर कौन करेगा एसटी का, तो उपायुक्त करेगा। ठीक है, एक पक्ष यानी कि केस का पैरवीकार फिर कौन हो जाएगा, उपायुक्त हो जाएगा। यहाँ ये चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यहाँ क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, आगे फिर कहता है कि यदि अंतरित समयावधि के पश्चात, यदि मान के चलिए कि 5 साल के लिए वो अंतरित किया, अपने ज़मीन का विक्रय किया या दान कर दिया। अब 5 साल जैसे ही गुजर जाता है, ठीक है, 5 वर्ष जैसे ही गुजर जाता है, तो 5 के गुजरने के 3 साल के अंदर यदि जिसने अंतरण किया था, जिसने हस्तांतरण किया था, वो यदि आवेदन देता है उपायुक्त के पास, तो उपायुक्त किसी भी समय उस जमीन का अधिकार किसको दे देगा, रैयत को दे देगा। ठीक है, जिसने जमीन को बेचा था। अब इसको ऐसे समझिए, ए ने बी को जमीन दिया। ठीक है, ए ने बी को जमीन दिया 5 वर्ष के लिए। ठीक है, अब 5 वर्ष बीत गया 2020 में। अब 2020 में बीत गया तो 2020 के बाद 21, 22 और 23, ये 3 साल तक ए जो है वो उपायुक्त को आवेदन दे देगा। ठीक है, अभी जमीन किसके पास है, बी के पास, लेकिन ए और जमीन को बेचा कौन, ए। ठीक है, ए बेचा बी के पास या किसी भी तरीके से दान दे दिया, तो बी को यदि वो दान दिया तो बी जो है, ए जो है वो अपनी 5 साल बीत गया, 5 साल बीतने के बाद एक आवेदन उपायुक्त के दे देगा, तो उपायुक्त किसी भी समय इस जमीन को इससे लेकर के ए को दे देगा। यहाँ पेज फंसा हुआ है, इसीलिए सीएनटी का ज़मीन को नहीं लेने के लिए होता है कि कोई भी सीएनटी का ज़मीन नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि एक फिक्स समय है 5 साल, और वो 5 साल के बाद आप एक यदि वो ले लेते हैं और फिर यदि जो बेचा वो कहीं यदि अप्लाई कर दिया उपायुक्त के पास, तो उपायुक्त उस ज़मीन को वापस कर लेगा। ठीक है, यहाँ समझिए। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि उपायुक्त स्वप्रेरणा से या एससी के द्वारा, यानी कि अनुसूचित जाति के द्वारा अंतरण निरसन के आवेदन द्वारा, मतलब है कि यदि अंतरण हुआ, बिक्री का कार्य हो गया, ठीक है, उपायुक्त को ऐसा लगा, उसको कहीं से खबर हुआ या उसको संज्ञान में स्वयं आया कि नहीं फलाने जगह का ज़मीन जो है उसका बिक्री जो हुआ वो गलत तरीके से हुआ,
तो क्या करेगा, वो उसकी जांच करेगा। ठीक है, तो उसको जांच करने का अधिकार है उपायुक्त को। या फिर यदि कोई दूसरा पार्टी, कोई दूसरा आदमी यदि इस अंतरण से संबंधित आवेदन दे दे, ठीक है, तो भी उपायुक्त उसके लिए जांच करेगा। लेकिन यहाँ एक टाइम बाउंडेज है कि यदि जमीन जिस समय से अंतरण हुआ, सपोज दैट आज तारीख है 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2021 से आप 12 साल जोड़ लीजिए आगे तक, ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2033 में, 1 अप्रैल 2033 के अंदर, ठीक है, यानी कि 12 साल के अंदर उपायुक्त को आवेदन देना होगा। ठीक है, यदि जमीन का अंतरण किया गया और बाद में उसको लगता है कि नहीं, जमीन का अंतरण जो किया गया जो है एससी और एसटी का, जैसे अब यहाँ एक आपको मामला बताते हैं, एक जमीन का बेचा गया और जमीन में कहा गया कि एसटी का जमीन जो है एसटी ही खरीदेगा, बशर्ते वो थाना क्षेत्र, एक ही थाना क्षेत्र का होना चाहिए। अब यहाँ जमीन एसटी का खरीद लिया एससी, ठीक है, एसटी का जमीन एससी खरीदा गया, उल्लंघन हो गया। ठीक है, तो जो प्रावधान था उसका उल्लंघन हो गया। अब प्रावधान का यदि उल्लंघन होता है तो इसका आवेदन देना होगा किसके पास, उपायुक्त के पास। ये तो एसटी हो गया, एसटी और एससी हो गया, तो एसटी रहेगा तब तो पक्षकार नहीं होगा। अब यहाँ पक्षकार कौन बन गया, कौन, तो उपायुक्त एक पक्षकार बन गया। अब उसका पैरवी केस कौन लड़ेगा, तो उपायुक्त का लड़ेगा। लेकिन यदि एससी होता है और फिर एससी नहीं होता है जो खरीदा हो जमीन, एससी छोड़ करके वो ओबीसी होता है, चाहे जनरल कैटेगरी का होता है, और वो जमीन खरीद लिया और दोनों के बीच में विवाद हो और एससी कर दिया, आवेदन दे दिया उपायुक्त के पास, तो उपायुक्त यहाँ पैरवीकार नहीं होगा, उपायुक्त जांच करेगा। ठीक है, उपायुक्त जांच करेगा उस जमीन के बारे में, और जांचने के उपरांत यदि वो सही पाता है तो फिर वो जमीन का जो अंतरण है उसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, यहाँ ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये आवेदन जो है वो 12 वर्ष के अंदर होना चाहिए। यहाँ एक लूप होल है। ठीक है, यदि 12 वर्ष बीत गया, अब सपोज दैट एससी से जो जमीन लिया, अब जनरल कैटेगरी वाला ज़मीन ले लिया, तो जनरल कैटेगरी तो ये कह करके ना लेगा कि आप 12 साल तक आप कुछ नहीं करोगे, और नहीं तो 12 साल तक आपको पैसा नहीं देंगे, आधा ही पैसा देंगे। तो यहाँ ये लूप होल है, और ज़मीन का बिक्री एससी का जो ज़मीन है वो ज़्यादातर ज़मीन इसी के थ्रू ले लिया जा रहा। 12 साल बीत जाता ज़मीन उसका। ठीक है, यहाँ ये लूप होल। अब आगे, इससे आगे जानते हैं क्या लिखा हुआ है। अब आगे कहता है 46 का 4B कहें या 4ख कहें। हम उसमें बताए थे कि यदि अंतरण में उपायुक्त को लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुआ है बेचने में, तो क्या करेगा, उपायुक्त जांच करेगा। ठीक है, जांच उपरांत यदि उल्लंघन नहीं हुआ है, अब डीसी उपायुक्त को ऐसा लगे कि जांच के उपरांत वो जो अंतरण हुआ था, हस्तांतरण हुआ, वो सही था, तो आवेदन जो एससी किया वो आवेदन क्या होगा, ऐसे स्वतः रद्द हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, स्वतः रद्द हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे कहता है 46 का ग, जो कि इम्पॉर्टेंट है। यदि जांच के बाद उपायुक्त को ये लगे, पता चल जाए कि इसमें प्रावधान का उल्लंघन किया गया है, तो क्या करेगा, तो उल्लंघन किया गया तो अंतरण को रद्द कर देगा। तो जो हस्तांतरण हुआ वो रद्द हो गया। ठीक है, रद्द हो गया और जमीन जो है वापस रैयत को दे देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ अपवाद है। देखिए झोल कहाँ है इस एक्ट में, और उसी का फ़ायदा बाद में यहाँ CNT एक्ट के इतने अच्छे कानून के बाद भी यहाँ के आदिवासियों को इस एक्ट का उतना फ़ायदा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। देखिए क्या लिखा हुआ है कि परंतु अंतरिती ने ऐसे जोत पर अस्थाई भवन बना लिया हो और अंतरक उसका मूल्य नहीं देना चाहता है,
तो 2 वर्ष का समय भवन हटाने के लिए देगा। अब आगे कहता है कि इस बिक्री में, इस सेल में उल्लंघन तो हुआ, डीसी को पता भी चल गया, ठीक है, उपायुक्त को पता भी चल गया कि इसमें अंतरण का आया, लेकिन उस जमीन पर जिसने खरीदा था ज़मीन, उसने वहाँ अस्थाई भवन बना लिया। तो अस्थाई भवन बना लिया और जो ज़मीन बेचा था अब उस ज़मीन का मूल्य, उस भवन का मूल्य देना नहीं चाहता है। तो उपायुक्त क्या करेगा, तो जिसने जो ज़मीन लिया था, जिसका वो जो भवन बनाया, उसको कहेगा कि आप 2 साल के अंदर इस भवन को आप यहाँ से हटा लें, ठीक है, इस भवन को आप यहाँ से हटा लें। नहीं हटाता है तो ज़मीन उसको दे देगा, ठीक है। अब आगे फिर इसका आगे कहता है कि यदि उपायुक्त को ऐसा समाधान हो जाए कि अंतरिति ने भवन निर्माण CNT 1869 के पूर्व किया है, यदि ऐसा पता चल जाए कि जो ज़मीन पर जो भवन बनाया गया विक्रेता द्वारा, जो खरीदा है उसके द्वारा जो भवन बनाया गया वो सही है, सही नहीं, वो ज़मीन पर जो भवन बनाया गया वो छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट 1869 के पूर्व का है, तो वो क्या कहेगा कि आप ऐसे कहेगा कि आप उस ज़मीन को रख सकते हैं, बशर्ते आपको उसी टाइप की ज़मीन, सेम क्वालिटी वाली ज़मीन उसको, यानी कि जो बेचा था उसको वो ज़मीन उपलब्ध करा दीजिए, ठीक है। 2-3 शर्तें हुई। अब देखिए फिर से इसको ज़रा से समझ लीजिए। यदि ST ने किसी ज़मीन को बेचा जो कि ST नहीं था, बेचने वाला, इसको ऐसे समझिए, यदि ST ने ज़मीन बेचा, A जो है वो ज़मीन बेचा B को, ठीक है, ये ST है और ये ST नहीं है, ठीक है, तो ये प्रावधान का उल्लंघन हो गया, किसका, 46 का 1 का, या जहाँ यहाँ 4 है ना, 1 का उल्लंघन हो गया, ठीक है, 1 का उल्लंघन हो गया। तो इस स्थिति में यदि A जो है ये यदि विक्रेता है, ठीक है, इसको विक्रेता मान लीजिए और इसको क्रेता मान लीजिए, तो यदि ये ST है तो क्या होगा कि एक पक्षकार क्या हो जाएगा, उपायुक्त हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ये समझिए। अब यदि ST नहीं है, ये SC है और यहाँ ये SC नहीं है, SC नहीं है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि उपायुक्त क्या करेगा, उसकी जांच करेगा। उपायुक्त पैरवीकार नहीं होगा, उपायुक्त जांच करेगा, ठीक है, उपायुक्त जांच करेगा और जांच में यदि उल्लंघन पाया जाता है, ठीक है, यदि जांच में उल्लंघन पाया जाता है तो क्या होगा, आवेदन तो एक्सेप्ट हो गया, आवेदन वो एक्सेप्ट हो गया, और यदि उल्लंघन नहीं पाया गया तो आवेदन रद्द, ठीक है, आवेदन वहाँ रद्द हो गया और अंतरण सही हो गया। और यदि उल्लंघन पाया गया, जांच किया उपायुक्त और उल्लंघन पाया गया, उस स्थिति में क्या होगा कि क्या कहेगा, उल्लंघन पाया गया तो क्या कहेगा, अंतरण को रद्द कर देगा, यानी जो बिक्री हुई उस डील को वो समाप्त कर देगा और जो ज़मीन है वो वापस दे देगा SC को। और यदि यहाँ आवेदन, यदि उल्लंघन नहीं किया गया है, यहाँ देखिए क्या है हिसाब, यदि उल्लंघन नहीं किया गया, ठीक है, ज़मीन सही था, ज़मीन का बिक्री जो हुआ, डील जो हुआ वो सही था और आवेदन दिया, तो SC ने आवेदन दिया, तो उसमें क्या है कि आवेदन तो रद्द हो जाएगा, लेकिन इस मामले की सुनवाई में जो खर्च हुआ वो खर्च का भुगतान कौन करेगा, ये पार्टी करेगा जो SC नहीं है, ठीक है, SC जो है वो नहीं करेगा, यानी बेचने वाला ये वो नहीं काम, ये नहीं देगा, ये देगा, ठीक है, इस पर बोझ पड़ेगा। आगे कहता है कि यदि उल्लंघन कर दिया गया और जांच के उपरांत भी पाया गया कि उल्लंघन है, तो वहाँ ये देखेगा कि उस पर कोई अस्थाई ज़मीन अस्थाई भवन बना हुआ है। तो यदि अस्थाई भवन बना हुआ
और वह भवन का निर्माण 1869 के एक्ट 1869 के CNT के पहले यदि है उस पर भवन निर्माण किया हुआ है तो उस जमीन के बदले में कहेगा कि आप इसके बदले में ऐसे ही क्वालिटी वाली ज़मीन आप उसको कहीं और उपलब्ध करा दीजिए। ठीक है, या यदि ऐसा नहीं है, यदि वो ज़मीन उपलब्ध नहीं कराता है तो एक उपायुक्त जो है एक उसका मूल्य तय करता है और वो मूल्य उसको चुकाना पड़ता है। यहाँ लूप हुआ, यहाँ इसका लूप है, होल है, यहाँ इस CNT का फ़ायदा उठाया गया जो 1908 में लागू हुआ। उसके बाद भी आदिवासियों का ज़मीन अन्य जातियों के द्वारा अब उसको किसी न किसी तरीके से छीना गया। यही लूप होल है। ठीक है, वहाँ बताया दिया गया कि ज़मीन पर घर पहले से बना हुआ है और उसके बदले में जब पैसा दे दिया गया उसका। ठीक है, यहाँ ये चीज़ हुआ। यहाँ आपका धारा 46 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आप यहाँ एक बार फिर से इस वीडियो को बस याद यही उसको ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को बार बार देखिए और इसको 46 ग इसको ध्यान से आप याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे और आपसे पूछे भी जाएंगे। हर एक चीज़ थाना क्षेत्र वाले याद कीजिए, जिला क्षेत्र याद कीजिए, किस स्थिति में पैसे पर होगा, किस स्थिति में यदि उल्लंघन नहीं होता है, आवेदन रद्द हो जाता है तो पैसा कौन देगा उस मामले का। तो ये सारी चीज़ों को आप याद रखिए। मिलते हैं इसके बाद के अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा वो अभी तक धारा 1 से धारा 46 तक के बीच में जो हमने बताए हैं आपको वीडियो के थ्रू, उन सारी चीज़ों से वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन का कलेक्शन होगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो होगा। ठीक है, आप सभी से आग्रह है कि मेरा ये वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ। यदि आपको कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ को समझने में तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, या अथवा मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, आप इस पर 9852356389 इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपना जो परेशानी है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा, उस चीज़ को आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। साथ में यहाँ आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो भी प्रावधान में इतना आसान वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, मेरी कोशिश ये रही है कि मैं उस प्रावधान को अपनी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में जो हम लोग यूज़ करते हैं, उस बोलचाल की भाषा में मैं आप लोगों को तक पहुँचाऊँ। तो यहाँ ये ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कोई और चीज़ है। ठीक है, आपको यदि वहाँ ध्यान रखा जाए, वहाँ एग्ज़ाम में वर्ड में नहीं फंसाया है। आप 6 JPSC का क्वेश्चन उठा करके देख लें, उसमें CNT SPT से जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसमें वर्ड पजल नहीं है। आपसे यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है CNT में तो खूब आसानी से आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का प्रयास यही है कि JPSC और JSSC का जो सिलेबस है या जो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस स्टैंडर्ड की तैयारी करना। हम पहले ही बता चुके कि मेरा मानना यह है कि हम CNT का विशेषज्ञ या स्कॉलर नहीं हैं, यहाँ स्कॉलर नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि हम CNT और SPT का वो जानकार बनना चाहते हैं जिससे हमारा JPSC और JSSC में 12 क्वेश्चन में एटलीस्ट 10 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।